नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उत्तराखंड को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 एक कदम है। देहरादून में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2023 को शांति से समृद्धि विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से हजारों निवेशक और प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ साथ प्रमुख उद्योगपतियों सहित अन्य लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। निवेशक सम्मेलन के पहले दिन 4 प्रमुख सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान देश के 6 प्रमुख उद्योगपतियों का भी संबोधन होगा, जो उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं के बारे में अपना विजन रखेंगे। समिट में उत्तराखंड की संभ्रांत संस्कृति के दर्शन देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के विनिर्माण, उद्योग, सड़क, रेलवे निर्माण और खान पान से जुड़ी अपार संभावना के दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली के लाल किले में आयोजित होने वाले पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक कार्यक्रम यानी IAADB 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र द्विवार्षिक समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। IAADB का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने और संस्थागत बनाने की प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप किया जा रहा है। IAADB के दौरान सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग थीम पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इसमें पहले दिन जहां प्रवेश मार्ग का अनुष्ठान भारत के द्वार, दूसरे दिन बागे बहार, ब्रह्मांड के समान बगीचे, भारत के उद्यान शामिल रहेंगे। IAADB का ये आयोजन 15 दिसंबर तक लाल किले में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशेवरों और जनता के बीच समग्र बातचीत शुरू करने के लिए शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 7 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा कि आज से 4 दशक पहले मैंने ABVP के कार्यकर्ता के रूप में अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। संगठन कार्यों में मिली सीख व अनुभव और स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्र सेवा के विचार सदैव मेरी शक्ति रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा में आज 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों और 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में रखा जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक 2023 संख्या 3 और विनियोग विधेयक 2023 संख्या 4 को भी चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगी। इसके अलावा संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा और पारित करने के लिए लोकसभा में रखेंगे। इसके साथ ही सांसद अपने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। वहीं उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समितियों की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। साथ ही उच्च सदन में भी सांसद अपने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। इसके अलावा भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा और सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से संबंधित आचार समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश होगी। इसमें महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सदन में प्रश्न पूछने का आरोप लगाया था। आरोप पर लोकसभा अध्यक्ष ने मामले को संसद की आचार समिति के पास भेज दिया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में निर्मित भारत की पहली बुलेट ट्रेन टर्मिनल के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम चल रहा है।
भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में चलने का अनुमान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देश के सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक वास्तुकला की झलक भी दिखाई गई है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरूता के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उन्हें हटा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। वहीं राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM के नेता लालदू आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे आइजोल सिटी में राजभवन में होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद लालदू नई कलफुंग थार सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। पूर्व IPS अधिकारी लालदू 80 के दशक की शुरुआत में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। वे 1984 में लोकसभा सांसद बने थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में लगभग 40 वर्षों तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान देश भर से 2000 से अधिक VBSY वैन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर भी जुड़े रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाने एवं प्रमुख सरकारी योजनाओं की 100% परिपूर्णता हासिल करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत में रवांडा गणराज्य के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री डॉक्टर बिरुता बिन्सेंट से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान आर्थिक विकास, साझेदारी, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारी लगातार बढ़ती भागीदारी पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक गतिविधियों संबंधी हमारे परस्पर हितों के साथ साथ राष्ट्रमंडल, अफ्रीकन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र में हमारे सहयोग पर अपने दृष्टिकोण साझा किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि दिल्ली के एम्स में चीन में फैले निमोनिया से संबंधित बैक्टीरिया के रोगी मिले हैं। मंत्रालय ने इन खबरों को गुमराह करने वाली खबर बताया है। एक बयान में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आए 7 रोगियों का बच्चों में श्वसन संबंधी हालिया संक्रमण के मामलों से कोई संबंध नहीं है। हाल ही में चीन सहित विश्व के कुछ भागों में बच्चों में ऐसे संक्रमण के मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि वह राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है और दिन प्रतिदिन स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रधानमंत्री के संविधान विषयक उद्बोधनों के संकलन पर लिखी गई पुस्तक नए भारत का सामवेद का लोकार्पण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। पूर्व राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद ने कहा कि नए भारत के विकास और संविधान को मजबूती देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका अहम है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि देश में समानता का अधिकार दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका अहम है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि चेन्नई जिले में स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। सरकार ने कहा है कि बारिश प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चल रहे हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चक्रवात मिगजॉम से भारी तबाही मची है। जल जमाव के कारण आज चेन्नई और चेंगलपट्टू के 6 ब्लॉकों में स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं। वहीं कांचीपुरम जिले के 2 ब्लॉकों में भी शैक्षणिक संस्थान को बंद रखा गया है। चक्रवात से प्रभावित इलाकों में मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। लोगों की सहायता के लिए केंद्रीय एजेंसियां भी हर संभव सहायता मुहैया करा रही है।
तमिलनाडु में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में कई जगहों पर राहत सामग्री वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई में चक्रवात मिगजॉम से प्रभावित लोगों के बीच बाढ़ राहत सामग्री और भोजन वितरित किया। कर्नाटक में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। विशेष सूचना पर बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ अमृतसर के धनोया कला गांव के बाहरी इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान जवानों ने खेत से एक ड्रोन बरामद किया। बरामद ड्रोन एक चीन में निर्मित पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर है। दिल्ली के पालम इलाके में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सांस लेने में दिक्कत के कारण 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को फिलहाल वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। राष्ट्रीय राजधानी में आज भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के संदकफू क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भक्ति को दर्शाने के लिए बढ़ती ठंड के बीच भक्तों ने अपने भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में संकट मोचन मंदिर में सभी भगवानों की मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए गए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह तैयार किया। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पर लॉन्च करने की योजना है। एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह 28 दिसंबर 2023 को लॉन्च होने वाला है। इस मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण की जांच करना है। स्पाइस जेट ने गुरुवार को राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण को सूचित किया कि उसने विमान पट्टे पर देने वाली सेलेस्टियल एविएशन को आंशिक भुगतान किया है। एयरलाइन ने मामले को निपटाने के लिए कोर्ट से और समय मांगा। यह कदम NCLT द्वारा विमान और इंजनों को स्थगन से छूट देने वाली सरकार की अधिसूचना के आलोक में दोनों पक्षों को अदालत के बाहर एक समाधान खोजने का निर्देश देने के बाद आया है। वैश्विक निजी इक्विटी कंपनी वारबर्ग पिनकस की सहायक डेसाइट इन्वेस्टमेंट ने IDFC फर्स्ट बैंक में अपनी पूरी 1.3% हिस्सेदारी बेच दी। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 790 करोड़ रुपए जुटाने के लिए करीब 9.18 करोड़ शेयर 86.1 रुपए के भाव पर बेचे। सितंबर में वारबर्ग से जुड़ी अन्य कंपनी क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट ने IDFC फर्स्ट बैंक 4.2% हिस्सा बेचकर 2,480 करोड़ रुपए हासिल किए थे। खरीदारों में अमेरिका स्थित ज्यूकीजी पार्टनर्स भी शामिल थे, जिसने 1,527 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा IIFL सिक्योरिटीज को 2 साल तक ग्राहक जोड़ने से प्रतिबंधित करने के आदेश को खारिज कर दिया है।
सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल ने शेयर ब्रोकर पर लगाए गए जुर्माने को भी 1 करोड़ रुपए से घटाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। सेबी ने आरोप लगाया था कि IIFL सिक्योरिटीज ग्राहक कोष को अलग बनाए रखने में विफल रही और उसने इस पैसे को अपने स्वयं की पूंजी के साथ शामिल कर गलत इस्तेमाल किया। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार पूंजीकरण गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान 5 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। LIC का शेयर कारोबारी सत्र के दौरान 800 रुपए की ऊंचाई को छू गया, लेकिन अंत में 785 रुपए पर बंद हुआ, जो 3 जून 2022 के बाद का उच्च स्तर है। IT और इससे संबंधित सेवाओं के विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में आयकर छूट वापस लिए जाने से परेशान डेवलपरों को वाणिज्य मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। मंत्रालय के निर्णय से डेवलपर अब SEZ में अपनी खाली जगह का उपयोग IT और ITES के अलावा दूसरे कामों के लिए भी कर सकेंगे। गूगल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली। आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से गूगल के यूजर चॉइस बिलिंग सिस्टम के खिलाफ डिजिटल स्टार्टअप के समूह के आवेदनों पर सुनवाई के लिए कहा गया था। गूगल ने अदालत को बताया कि यह आदेश तब पारित हुआ था जब CCI के पास याचिका पर सुनवाई के लिए कोरम नहीं था। अब CCI के पास कोरम है, ऐसे में गूगल यह याचिका वापस लेना चाहती है। अमेरिका के चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी को उम्मीद है कि मेमोरी की खपत बढ़ने से अगले कुछ साल में भारत और वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग में खासा इजाफा होगा। इसे मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रौद्योगिकियों के उपभोक्ताओं के अनुकूल होने से बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा करेगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। यह माना जा रहा है कि MPC इस बार भी नीतिगत दर रेपो को यथावत रख सकती है। मैक्सिको में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। मैक्सिको में भूकंप के जोरदार झटकों से कई इमारतें हिल गई। राजधानी में भूकंप के अलार्म बज गए, जिससे लोग अपने कार्यालय और घरों से बाहर निकल गए। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गाजा के नागरिकों की रक्षा करने के इजराइल के इरादे और जमीनी नतीजे के बीच एक अंतर बना हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका इजराइल से गाजा के नागरिकों की सुरक्षा के बारे में नियमित आधार पर बातचीत कर रहा है। साथ ही ब्लिंकन ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए कि नागरिकों को नुकसान से बचाया जाए और वे जिन क्षेत्रों में जाते हैं उनके भोजन, दवा और पानी की आपूर्ति की जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं की इस बैठक में यूक्रेन को समर्थन, इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष और यूरोपीय संघ से संबंधित बजट से लेकर रक्षा तक के मामलों पर चर्चा हुई। यह बैठक अगले सप्ताह होने वाले यूरोपीय शिखर सम्मेलन से पहले हुई। इस बैठक में यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने और यूक्रेन को वित्तीय सहायता देने के मुद्दे पर ऑर्बन के प्रतिरोध का सामना करने की उम्मीद है। पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स में विस्फोटक डिपो में विस्फोट और भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। सेशेल्स के प्रमुख द्वीप माहे में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण 3 लोगों की मौत हुई। चट्टान के खिसकने से कई घर उसकी चपेट में आ गए, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में नए मानवीय विराम पर कोई और समझौता नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि बंधकों के परिवार जानकारी एक शानदार स्रोत बने हुए हैं, पर उनके पास उनकी रिहाई के संबंध में कोई खबर नहीं है। अमेरिका के लिए यूक्रेन दूसरा वियतनाम बन जाएगा, यह चेतावनी रूस के विदेशी खुफिया सेवा प्रमुख सेर्गेई नारिक्शन ने दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के साथ अलग अलग बातचीत की। इस दौरान बाइडेन ने गाजा में नागरिकों के लिए अधिक सहायता की आवश्यकता पर दोनों का ध्यान दिलाया। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन और इजराइल के लिए नई सहायता राशि प्रदान करने और अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों पर नए प्रतिबंध और विस्तारित निर्वासन प्रक्रियाओं पर विचार कर रहा है। मलेशिया में चल रहे जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम को पहली हार का सामना करना पड़ा है। स्पेन ने भारत को 4-1 से हराकर ग्रुप सी में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। स्पेन की तरफ से चारों क्वार्टर में 1-1 गोल हुए। भारत के लिए 33वें मिनट में रोहित ने गोल किया। हार के बाद भारत ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। आर्मी मार्क्समैनशिप और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट के निशानेबाज नवीन ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ दोहरी सफलता हासिल की। नवीन ने फाइनल में 246.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। प्रो टेनिस लीग के 5वें संस्करण का राजधानी दिल्ली के आर.के. खन्ना स्टेडियम में शुरुआत हो गई है। अनुभवी और उभरती प्रतिभाओं की बदौलत ये लीग पिछले कुछ सालों से देश भर में टेनिस प्रेमियों को आकर्षित कर रही है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक मुकाबले में एकल और युगल के 7 मैच होंगे, जिनमें टीम को कुल 160 अंक हासिल होंगे। दोनों ग्रुप से 2-2 टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के लिए समिति सदस्यों की घोषणा कर दी है। 8 लोगों की इस समिति का अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है, वहीं जय शाह को संयोजक बनाया गया है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल के साथ नवंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। शमी ने हाल ही में हुए वनडे विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लिए थे। स्टीव स्मिथ टीम के अपने साथी डेविड वार्नर की तरह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्मिथ को लगता है कि वह अब भी काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। स्मिथ के मैनेजर ने इसकी पुष्टि की है। बिग बैश लीग के 13वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। पहले मैच में ब्रिस्बेन हिट ने मेलबर्न स्टार्स पर 103 रन की बड़ी जीत हासिल करने में सफलता पाई। निक किर्गियोस को अगले साल जनवरी में होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन की एंट्री लिस्ट में जगह नहीं मिली है। किर्गियोस लंबे समय से चोट के कारण कोर्ट से दूर हैं। उन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए खेलने का मौका मिल सकता है। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने बेल्जियम के स्टार मिडफील्डर केविन डी ब्रुयन को फीफा क्लब विश्व कप की अपनी टीम में शामिल किया है। केविन डी ब्रुयन अगस्त से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे। फ्रांस के स्टार मिडफील्डर पॉल पोग्बा का इटालियन लीग सीरिया में खेलना मुश्किल लग रहा है। पोग्बा पर डोपिंग के आरोपों के चलते खेल अभियोजक द्वारा 4 साल का बैन लगाने की अपील की गई है। ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म फाइटर का टीजर आज जारी किया जाएगा। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशित किया है। एनिमल की सफलता का रश्मिका बोली, एक कलाकार के तौर पर गीतांजलि मेरे लिए बहुत प्रिय किरदार। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने बॉलीवुड फिल्म एनिमल में गीतांजलि की भूमिका निभाई है। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल की दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन्स पर जलवा कायम है। रिलीजिंग के महज 1 सप्ताह में ही फिल्म 500 करोड़ रुपए से अधिक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। अपनी आगामी फिल्म डंकी की रिलीज का इंतजार कर रहे बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान ने साझा किया है कि फिल्म में उनके किरदार के लिए ईमानदारी और देशभक्ति सर्वोपरि है। लोकप्रिय अभिनेत्री बिंदु पडिक्कर की बेटी कल्याणी पडिक्कर मलयालम फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह निर्देशक जोशी द्वारा निर्देशित फिल्म रामबाण में सुपरस्टार मोहनलाल की बेटी की भूमिका निभाएंगी। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पीड़िता द्वारा हमले के सीन से लीक होने का आरोप लगाने के बाद अदालत की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं। इसे 2017 के एक्ट्रेस अपहरण मामले में आरोपी एक्टर दिलीप के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।
फिल्म एनिमल में अपने इंटीमेट सीन्स को लेकर चर्चा में आने वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने ट्रोलर्स के बयान पर अपना पक्ष रखा है। एनिमल फैन तृप्ति डिमरी ने कहा कि लोग अपनी पसंद और नापसंद के बारे में विचार रख सकते हैं। करण जौहर के टॉक शो में विक्की कौशल ने खुलासा किया कि उन्होंने कैटरीना कैफ को शादी के एक दिन पहले प्रपोज किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी, जिन्हें हाल ही में फिल्म सत्य प्रेम की कथा में देखा गया, ने बॉलीवुड स्टार विक्की कौशल के साथ स्ट्रीमिंग चैट शो कॉफी विद करण के नए एपिसोड में शिरकत की। चैट शो कॉफी विद करण के दौरान करण ने खुलासा किया कि कियारा को अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी शादी के लिए देर हो गई थी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।